फिर से स्वागत है हमारे भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का। वैसे हम अध्ययन कर रहे हैं भाषा, व्याकरण और लिपि का। इससे पहले हमने जो लिपि और उससे भाषा और व्याकरण का अध्ययन किया था। व्याकरण का जो मुख्यतः 4 अंग है उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा को शुद्ध लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो हर भाषा की लिखने की एक लिपि होती है और उस लिपि के दौरान ही उस भाषा की पहचान होती है, वर्णों की पहचान होती है लिखने की। तो इस प्रकार जो लिपि है वो हम उसका अध्ययन करेंगे। परिभाषा, भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। हम जो मुख से जो भाषा बोलते हैं अर्थात हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है उन ध्वनियों को हम जब लिखित रूप में उन संकेतों को लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है। तो हमारी लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो उसी प्रकार जो भाषाओं को लिखेंगे उसको लिखने का सीधा सा सरल सा आसान सा तरीका है कि उसको लिखने का एक तरीका होता है जो उस भाषा की पहचान होती है। तो हिंदी की लिपि है देवनागरी, उर्दू की है फारसी, अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी की है गुरुमुखी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हिंदी की देवनागरी है तो उर्दू को किस में लिखा जाता है? फारसी लिपि में। जो लिखने का जो तरीका है वो फारसी में है। अंग्रेजी का रोमन अर्थात पंजाबी में गुरुमुखी। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग, तो हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि का प्रयोग है वो मराठी में भी होता है, हिंदी में होता है, नेपाली में होता है, कोंकणी में होता है, संस्कृत में होता है, प्राकृतिक अभ्रस आदि भाषाओं में देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता है। देवनागरी लिपि, तो अब हम बात करते हैं कि देवनागरी लिपि का उद्गम अर्थात विकास कहाँ से और कौन सी लिपि से हुआ। भारत की 2 प्राचीन लिपियां थी। तो भारत की जो पहले जो प्राचीन लिपियां थी वो 2 थी। एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्टी लिपि। और देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हमारी जो पढ़ने और लिखने की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अब हम आगे जानते हैं देवनागरी लिपि क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। विशेषताओं का, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का अब हम अध्ययन करते हैं। तो देवनागरी की लिपि की जो विशेषताएं हैं वो निम्न है। ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जिस प्रकार हमने इन वर्णों को बोर्ड पे लिखा है अर्थात बाएं से दाएं, तो इस प्रकार ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरी विशेषता है उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। जिस प्रकार हम उच्चारण करेंगे उसी के अनुरूप इनके वर्णों को लिखा जाता है। तो मुख्यतः इसकी दूसरी विशेषता ये है, ये उच्चारण के अनुरूप ही लिखी जाती है। संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजनों में विभक्त, अर्थात इसमें जो हिंदी की वर्णमाला है जिसमें स्वर और व्यंजन 2 है, तो संपूर्ण लिपि समूह है वो एक तो स्वर में है और दूसरा व्यंजन में है। तो इस प्रकार संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त है। एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। मुख्यतः इसकी एक अन्य विशेषता ये है कि इसके एक वर्ग के वर्णों का, जैसे क ख ग ग तो कंठ्य, उसी प्रकार च छ छ तालव्य, उसी प्रकार जैसे मूर्धा है, दंत्य है, ऐसे वर्गों का जो उच्चारण है वो एक स्थान से होता है। इसकी 5वीं विशेषता है इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है।
अर्थात देवनागरी की जो लिपि है हिंदी, उसमें हम संसार की जो विभिन्न भाषाएं होती हैं उन भाषाओं को हम अपने इस लिपि के दौरान आसानी से बोल सकते हैं, उन भाषाओं का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में लिखे हुए कुछ शब्द हैं उनको हम उच्चारण कर सकते हैं अपनी भाषा में आसानी से। शिरो रेखा का प्रयोग होता है इसमें। शिरो रेखा अर्थात दाई के ऊपर जो रेखा लगी हुई ये शिरो रेखा है, तो इसमें शिरो रेखा का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो छठी विशेषताओं का हमने अध्ययन कर लिया। अनुनासिक अर्थात क ख ग ङ जो अंत में किसी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, और अनुस्वार किसी वर्ण के ऊपर लगने वाली जो बिंदु वो ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। तो मुख्यतः एक ये बात है कि किसी भी जो ध्वनियों के लिए एक अनुनासिक और अनुस्वार है वो उनके लिए पृथक चिन्ह की विशेषताएं भी है। इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। स्वरों के लिए मात्रा अधिक नहीं है, ज्यादा नहीं है, मतलब जो मात्राएं हैं उनमें निश्चितता झलकती है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय होता है। जब व्यंजनों के ऊपर जो मात्रा लगाई जाती है वो स्वरों के संयोग से लगाई जा सकती है। इस प्रकार इसमें मात्राओं की क्या है, मुख्यतः विशेषता है जो है मात्राओं की निश्चितता। अक्षरों में सुडौलता है तथा वर्ण गोलाइयों से युक्त है। इसकी एक अच्छी भी विशेषता यह है कि अक्षरों में सुडौलता, सुडौलता का अर्थ है मतलब बड़े ही सुंदर और अच्छे दिखने वाले। जो बनावट है, वर्णों की रचना है वो बहुत ही सुंदर रूप में की गई है, और वर्ण है वो गोलाइयों में से युक्त है। अर्थात आधे से ज्यादा वर्ण है वो गोलाई रूप में, मतलब उनकी आवृत्ति है वो गोलाई के रूप में। जैसे यह है, क है, इनमें सब में क्या है, गोलाइयों के रूप धारण कर चुके हैं। वर्णों की स्पष्टता, इसमें सभी वर्णों की क्या है, स्पष्टता है, यानी हर वर्ण की अलग अलग पहचान है। तो उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये कौन सा वर्ण है, तो दोहरान के रूप में कोई भी समस्या नहीं आती है। यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। हमारी देवनागरी लिपि है वो रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है, और रोमन लिपि है वो ज्यादा स्थान घेरती है, अर्थात जगह ज्यादा लेती है। और इसकी एक अच्छी विशेषता ये है कि कम स्थान में बहुत ज्यादा जो स्पष्ट है वो अपनी भाषा कर देती है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, जो वर्णों का विभाजन किया गया है उसमें किसका प्रयोग किया गया है, वैज्ञानिकता का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमारी जो देवनागरी लिपि की है उनकी मुख्यतः विशेषताएं हैं जो हमारी लिपि को बहुत ही रोचक और आसान और भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ रूप प्रदान करती है। इस प्रकार हमने देवनागरी लिपि और लिपि का अध्ययन किया। आगे हम अन्य एक प्रकरण के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप यूं ही हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।